नमस्कार, मैं प्राध्यापिका जया कावड़े, गोसे वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा, बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम बी क्लास के लिए आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हमारा ऑडियो लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 शुरू किया था। यूनिट नंबर 1 में हमने अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन क्या रहता है, अमलगमेशन मीन्स क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन की जो अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में मतलब अमलगमेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, ये हमने ऑडियो लेक्चर में देखा है। आई होप आपने वो ऑडियो लेक्चर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। और उसके उपरांत हमने आज का ये सेकंड लेक्चर लिया है, उसी को हम एक बार और रिव्यू कर रहे हैं कि अमलगमेशन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं अमलगमेशन क्या होता है। तो अमलगमेशन, इसको हिंदी में कहेंगे हम एकीकरण। एकीकरण तो अमलगमेशन में क्या होता है कि दो कंपनियां रहती है, दो कंपनियों की जो आर्थिक स्थिति है वो समान रहती है। दो कंपनियों की आर्थिक स्थिति समान रहने के बावजूद भी किसी कारण से वो दोनों कंपनियां अपना चल रहा है वो बिजनेस बंद करके एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, नई कंपनी फॉर्म करते हैं और नई कंपनी के द्वारा आगे का बिजनेस चलाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों कंपनियां तो ऑलरेडी शुरू है, दोनों कंपनियों की आर्थिक स्थिति भी समान है, लेकिन इनको लगता है कि हमें कंपटीशन में टिकना चाहिए, मतलब जो अदर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए या फिर अपना जो शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल अगर हमको बढ़ाना है या प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एक कंपनी उसका जो पावर है, मतलब उसका फाइनेंशियल पावर रहो या फिर स्किल पावर रहो, वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। इसीलिए वो दोनों कंपनियां मिला के अगर नया प्रोडक्शन मतलब बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करना है या फिर अपना जो शेयर कैपिटल है वो बड़ा रखना है, बड़ी कंपनी बनानी है, तो दोनों कंपनियां अपना जो बिजनेस है वो बिजनेस बंद कर देती है। वो दोनों कंपनियों का लिक्विडेशन हो जाता है और लिक्विडेशन होने के बाद नई कंपनी की स्थापना की जाती है। तो इसको कहेंगे हम अमलगमेशन, जिसमें दो या दो से अधिक कंपनियां आ सकती है। दो कंपनियों का यहाँ पे लिक्विडेशन हो रहा है, इसमें दो से ज़्यादा कंपनियां भी आ सकती है। दोनों कंपनियों की आर्थिक स्थिति जो है वो समान रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि एक की मतलब अच्छी है और दूसरी की थोड़ी कम है, ऐसा नहीं रहता। तो उसमें दोनों कंपनियों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वो समान रहती है। देन नंबर 3, दोनों कंपनियों का परिसमापन होता है। यहाँ पे दोनों कंपनियों का लिक्विडेशन हो जाता है और एक नई कंपनी का गठन हो जाता है, इसको कहेंगे हम अमलगमेशन। इसका अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो मारुति इंडिया की कंपनी, सुजुकी जापान की कंपनी है, दोनों ने अपना लिक्विडेशन कर लिया, नई कंपनी फॉर्म की है मारुति सुजुकी, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम अमलगमेशन। देन सेकंड पार्ट है अपना एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन का मतलब है हिंदी में उसको कहेंगे अवशोषण। अवशोषण तो इसमें क्या रहता, इसमें भी दो या दो से अधिक कंपनियां रहती है। एक कंपनी छोटी रहती है, दूसरी कंपनी पहली कंपनी की तुलना में बड़ी रहती है। तो जो छोटी कंपनी रहती है वो छोटी कंपनी कंपटीशन में टिक नहीं पाती है, उसका फाइनेंशियल पावर कम रहता, इसीलिए वो अपना बिजनेस दूसरी बड़ी कंपनी को बेच देती है। और जो बड़ी कंपनी है बी कंपनी, वो ए कंपनी का जो बिजनेस है वो परचेस कर लेती है, ठीक है। तो इसमें एक छोटी कंपनी है, दूसरी बड़ी कंपनी है, ए कंपनी और बी कंपनी। बी कंपनी ने ए कंपनी को एक्वायर कर लिया है और आगे का जो बिजनेस है वो बी कंपनी के नाम से ही चलता है। अमलगमेशन में नई कंपनी है, लेकिन एब्सॉर्प्शन में नई कंपनी नहीं है, बी कंपनी के नाम से ही बिजनेस आगे चलता है। दो या दो से अधिक कंपनियां इसमें भी रह सकती है। दोनों कंपनियों की आर्थिक स्थिति समान नहीं रहती, इसमें ए कंपनी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कम है, बी कंपनी की आर्थिक स्थिति जो है वो ज़्यादा है। और थर्ड, केवल एक कंपनी का परिसमापन, यहाँ पे सिर्फ ए कंपनी का परिसमापन होगा, बी कंपनी का परिसमापन नहीं होगा,
बी कंपनी के नाम से ही आगे का बिजनेस चलेगा। मतलब इसमें नई कंपनी का गठन नहीं होता। अमलगमेशन में नई कंपनी का गठन हो रहा है, एब्सॉर्प्शन में नई कंपनी का गठन नहीं होता। तो ये हुआ अपना अमलगमेशन और सेकंड हुआ एब्सॉर्प्शन। अब हमारे यूनिट नंबर 1 के सिलेबस में थर्ड पॉइंट है रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन में दो पार्ट है, एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो हम बाद में देखेंगे जब हम आगे का सिलेबस देखेंगे। अभी फिलहाल हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन देखते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन की तरह थोड़ी बहुत होती है, इसलिए हम देखेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी है एबीसी कंपनी, तो एबीसी कंपनी का बिजनेस अगर डूब रहा है या फिर अगर एबीसी कंपनी का कोई फ्रॉड हुआ है, तो एबीसी कंपनी का जो इम्पैक्ट है वो पब्लिक पर बुरी तरह से है। तो ये वाली जो कंपनी है एबीसी कंपनी, ये कंपनी अपना बिजनेस बंद कर देती है। मतलब एबीसी कंपनी अपना इस कंपनी के नाम से लिक्विडेशन कर देती है और शेयर होल्डर वही है, लेकिन वो दूसरी कंपनी फॉर्म करते हैं और दूसरी कंपनी के नाम से, जैसे कि एबीसी कंपनी थी, एबीसी कंपनी द्वारा कोई फ्रॉड हुआ होगा तो उन्होंने वो एबीसी कंपनी बंद कर दी, उसका लिक्विडेशन कर दिया और नई कंपनी फॉर्म की है एक्सवाईजेड कंपनी। ठीक है, और आगे का जो बिजनेस है वो एक्सवाईजेड कंपनी के नाम से आगे चलता है। तो ये हुआ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। समझ में आया? पहला हुआ अपना अमलगमेशन, जिसमें दो कंपनियां मिला के एक कंपनी बन रही है। सेकंड है अपना एब्सॉर्प्शन, जिसमें दो कंपनियां हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है और आगे का बिजनेस जो है वो दूसरी कंपनी के नाम से चल रहा है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक ही कंपनी है, वो कंपनी खुद के बिजनेस का लिक्विडेशन करके दूसरी कंपनी फॉर्म करके दूसरी कंपनी के नाम से अपना बिजनेस चला रही है। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं कि इसमें दो कंपनियां हैं, इसमें भी दो कंपनियां हैं, इसमें सिर्फ एक कंपनी है। तो इसमें एक कंपनी जो रहती है वो रहती है ट्रांसफरर कंपनी और दूसरी कंपनी जो रहती है वो रहती है ट्रांसफरी कंपनी। एक कंपनी है ट्रांसफरर कंपनी, दूसरी कंपनी है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी इट मीन्स वेंडर कंपनी, मीन्स ओल्ड कंपनी, और ट्रांसफरी कंपनी मीन्स परचेसर कंपनी, इट मीन्स न्यू कंपनी। ठीक है, तो अमलगमेशन में देखते हैं ट्रांसफरर कंपनी क्या है, ट्रांसफरी कंपनी क्या है। जब आपके सामने एग्जाम्पल आएगा तो आपको पहले तो फाइंड आउट करना है कि ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है उसमें और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है, मतलब वेंडर कंपनी कौन सी है और परचेसर कंपनी कौन सी है। अगर आपको ये फाइंड आउट करते नहीं आए तो आप आगे का एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको समझना जरूरी है कि वेंडर कंपनी क्या रहती है और परचेसर कंपनी क्या रहती है। तो अमलगमेशन में हम देखेंगे कि इसमें वेंडर कंपनी कौन सी है और परचेसर कंपनी कौन सी है। वेंडर कंपनी माने हमने देखा कि वेंडर कंपनी माने कि ओल्ड कंपनी। तो अमलगमेशन में जो ए कंपनी एंड बी कंपनी है ये है वेंडर कंपनी। ठीक है, और जो नई कंपनी फॉर्म हुई है ये हुई परचेसर कंपनी। ए और बी कंपनी ए बी में विलीन हो रही है, तो ए बी परचेसर कंपनी हुई और वेंडर कंपनी ए और बी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में देखते हैं कि वेंडर कंपनी क्या है और परचेसर कंपनी क्या है। एब्जॉर्प्शन में ए कंपनी मीन्स वेंडर कंपनी और बी कंपनी मीन्स परचेसर कंपनी। ठीक है, नई कंपनी जो है वो बी कंपनी, तो बी कंपनी हुई परचेसर कंपनी, ए कंपनी वेंडर कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से ओल्ड कंपनियां जो है वो वेंडर कंपनी रहती है और जो न्यू कंपनी है वो परचेसर कंपनी रहती है। अब देखते हैं कि वेंडर कंपनी और परचेसर कंपनी में ट्रांजैक्शन कैसे होता है। तो वेंडर कंपनी जो है वो अपना बिजनेस परचेसर कंपनी को बेच रही है। बिजनेस बेच रही माने क्या कि बिजनेस में जो असेट्स एंड लायबिलिटीज होगी वो असेट्स एंड लायबिलिटीज वो ट्रांसफर कर रही है। जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी असेट्स ट्रांसफर हो जानी चाहिए या पूरी की पूरी लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जानी चाहिए। ठीक है, कुछ असेट्स जो एग्जाम्पल में दी होगी उस कीमत पर वो ट्रांसफर करती है या कुछ लायबिलिटीज वो ट्रांसफर करती है।
वो सिचुएशन के मुताबिक रहता है कि कौन सी एसेट्स ट्रांसफर हो रही है या कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, वो आपको एग्जाम्पल में दिया जाएगा। तो वेंडर कंपनी की ओर से बिजनेस माने कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफरी कंपनी को, मतलब परचेसर कंपनी को ट्रांसफर हो रही है। अगर हम किसी को अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो किसी की ओर से हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर वेंडर कंपनी परचेसर कंपनी को अपना एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे रही है तो उसके मुबदले में उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो परचेसर कंपनी की ओर से वेंडर कंपनी को एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है। वो पर्टिकुलर अमाउंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कैश में भी हो सकता है, वो शेयर्स में भी हो सकता है, वो डिबेंचर्स में भी हो सकता है। तो परचेसर कंपनी की ओर से वेंडर कंपनी को जो अमाउंट देनी है उस अमाउंट को हम कहेंगे पीसी, माने परचेस कंसिडरेशन। हर सिचुएशन के मुताबिक पीसी अलग अलग रहेगा। परचेस कंसिडरेशन निकालने के 3 मेथड है, वो 3 मेथड हम आगे की वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से समझा होगा। ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है, ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है, माने वेंडर कंपनी और परचेसर कंपनी। वेंडर कंपनी से परचेसर कंपनी की तरफ बिजनेस जा रहा है, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज जा रही है, और परचेसर कंपनी की ओर से वेंडर कंपनी की तरफ एक पर्टिकुलर अमाउंट जा रहा है, उसको हम कहेंगे परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, परचेस कंसिडरेशन क्या होता है, उसकी मेथड्स क्या है, परचेस कंसिडरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये हमें आगे के लेक्चर में देखना है। धन्यवाद।